अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ना डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम देख लिया था। अब जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लें ताकि इस लेक्चर की फिर आपको अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि ये जो लेक्चर है जो कि बेसिकली डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम का है, ये बेसिकली इंटरलिंक्ड है प्रीवियस लेक्चर से। ठीक है, जिसमें हमने एक ऑर्बिट के रेडियस का फार्मूला डिराइव किया था। ठीक हो गया। सो प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की। उस प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया जी। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग डिराइव करेंगे फार्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम का। ठीक है, तो पूरा लेक्चर देखना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हम लोग जनरली ना देख लेते हैं कि एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, मतलब काम करने की जो सलाहियत है, काम करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उसको आप क्या बोलते हो? एनर्जी बोलते हो। जैसे आप कहते हो ना कि मैं अब थक गया हूँ या थक गई हूँ, ठीक है, मज़ीद काम नहीं होता, या थोड़ा सा आप काम कर लो, मौत पड़ जाती है, तो आप कहते हो कि एनर्जी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो काम ना होने का मतलब है कि एनर्जी नहीं है, एनर्जी ख़त्म हो गई। तो अगर आप किसी काम को करने की सलाहियत रखते हो, ठीक है, कोई काम कर रहे हो या कर सकते हो, तो इसका मतलब है आपके अंदर एनर्जी मौजूद है। ठीक है, एनर्जी की जो है ना डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये तो आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हुई है। फिर इसी तरह से थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर, और बहुत सी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको आइडिया देना चाह रहा था एनर्जी का कि एनर्जी होती क्या है। ठीक है, वो तो समझ आ गया होगा। ठीक हो गया। तो अब हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हो, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसका ताल्लुक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट से होता है। मतलब इस तरह कह सकते हो आप कि मूविंग ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है ना, उसको आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स शो की हुई हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे ये मेटियोर, मतलब एक रॉक का टुकड़ा है, ये फॉल कर रहा होता है, गिर रहा होता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो मतलब मूव कर रहा होता है ना, मूवमेंट आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से जब हम वॉक कर रहे होते हैं, ठीक है, इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इनमें सब में मूवमेंट आपको नजर आ रही है। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं सारे। इसी तरह से थ्रोइंग ए बॉल, एक बॉल को आप फेंकते हो, ठीक है, तो बॉल भी मूव कर रही होती है। इसी तरह फ्लाइंग एरोप्लेन, ठीक है, जो एरोप्लेन है वो मूव कर रहा होता है, उड़ रहा होता है। ठीक है, तो इन तमाम ऑब्जेक्ट्स की जो एनर्जी होती है ना, उसको आप क्या बोलते हो? काइनेटिक एनर्जी बोलते हो। ठीक है, फार्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। अब m जो है इसमें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और v जो है वो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एनी हाउ ये मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट फॉर्म आ जाती है एनर्जी की, विच इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को सिंपली आप कैसे डिफाइन करते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन
किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो जाती है ना, उसको आप क्या बोलते हो? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो। या आप कह सकते हो कि किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे ये डायग्राम आपके सामने है। अब ये साइकिलिस्ट है, ये ऊपर की तरफ चढ़ाई पे चढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ खुद ब खुद तो चढ़ाई पे चढ़ेगी नहीं साइकिल, ठीक है। तो इसको जो है वर्क डन करना पड़ेगा, पैडलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो वही एनर्जी स्टोर हो जाएगी जब ये साइकिलिस्ट यहां पे ऊपर, ठीक है, हिल के ऊपर ये पहुंच गया, चढ़ाई पे ये चढ़ गया, ठीक है। तो अब वही एनर्जी जो इसने ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल की, वो इसके अंदर स्टोर हो गई, ठीक है। सो इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फिर इसी पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्टोर हो गई इसमें, इसी पोटेंशियल एनर्जी का यूज करते हुए ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। अब नीचे की तरफ आते हुए आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, खासतौर पर बॉयज को, कि जब आप चढ़ाई से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो आपको एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगर आप साइकिल पर हैं, मतलब चढ़ाई से नीचे की तरफ आ रहे हैं साइकिल पर, तो आप देखते हो कि साइकिल खुद ब खुद ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है। तो वो उसी एनर्जी को यूज कर रही होती है जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की थी चढ़ाई चढ़ते वक्त, ठीक है। तो इस चढ़ाई पे ऊपर, इस हिल पे, यहां पर जो स्टोर्ड एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। अब m जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया जिसकी वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और h हो गई हाइट, ठीक है। सो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको दोनों फॉर्म्स एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी, ठीक हो गया। ओके जी, अब हम देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब देखो, जब ये आप इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला समझ लेंगे ना, फिर हमारा जो आज का टॉपिक है ना, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, सो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बस वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी होंगी, हमें वैल्यूज पुट करनी होंगी, और एट द एंड हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या फार्मूला निकलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mgh के, ठीक है। हमारे केस में जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में मैं पोटेंशियल एनर्जी को कुछ यूं लिख सकता हूं, इस mg की जगह पे आ गया f, क्योंकि फोर्स या वेट इक्वल होता है mg के, ठीक है। और इस हाइट की जगह पे मैंने r लिख लिया। व्हाट इज r? r इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये आ गया। फिर अब मैं क्या करता हूं, अब ना मैं इस फार्मूले में इस फोर्स का फार्मूला पुट करूंगा, फोर्स की वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होती है के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। ये Q1 और Q2 क्या होते हैं? ये दो चार्जेस होते हैं, ठीक है। और ये R क्या होता है? इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस, K इज ए कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां पर K जो है ना, उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आपको पता है 3.14 वैल्यू होती है इसकी। एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, जिसको आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हो। तो हमारे केस में दो चार्जेस कौन कौन से हैं? एक है न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन, जिसको हम Ze पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव मींस चार्ज की बात हो रही है, यहां पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड व्हाट इज Z? Z इज द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही तो हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो जितना जिस एटम का
एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से जनरली हम न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स को और उस पर टोटल चार्ज को Ze पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ना, अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 2 है तो यहाँ पे Z की जगह पे 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स होंगे, ओके। और यहाँ पे जो दूसरा चार्ज है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ठीक हो गया, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और पहला जो चार्ज पार्टिकल है वो है प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है। अब मैं इस Fe के फार्मूले में K, Q1 और Q2 की वैल्यूज रख देता हूँ, ठीक है। ये K की वैल्यू आ गई, Q1 की जगह पे Ze पॉजिटिव आ गया, Q2 की जगह पे E नेगेटिव आ गया, और नीचे R² वैसे ही आ गया। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है ना, सिंपली आपको बताने के लिए हैं कि ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो आप इन साइंस को इग्नोर भी कर सकते हो। तो जनरली फिर क्या आ जाएगा, Ze²/R² आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारा फार्मूला वैसे ही लिख लिया, ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है ना F.R, ठीक है, इसमें मैं इस F की वैल्यू लिख देता हूं जो कि हमने ये कैलकुलेट की है, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी कुछ इस तरह से 1/4πε0 Ze²/R², और ये R एज इट इज आ गया, ठीक है। फिर हम अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये R इस R के स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, ठीक है, और फाइनली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी Ze²/R, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया इलेक्ट्रॉन की, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको बता दिया 1/2 mv² होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं जरा अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है, जिसमें हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, ठीक है। अब देखो, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हुए जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होगी ना, जब हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी बन जाएगी उसकी, ठीक है। तो हम लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का भी हमने कैलकुलेट किया Ze²/4πε0R, ठीक हो गया। अब देखो, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिख देता ना, आप कंफ्यूज हो जाते कि भाई ये कहाँ से आ गया, ठीक है। इसलिए आपको मैंने पहले डिराइव करवाया, अब आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। हाँ, एक चीज की कंफ्यूजन होगी आपको इस नेगेटिव साइन की, कि भाई ये नेगेटिव में क्यों है, ठीक है। इसका भी आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाई डज एन इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव क्यों होती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ यूं है, फॉर ए 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। अब हमारे केस में यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक न्यूक्लियस है जिसमें मौजूद प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सो याद रखो कि जब कोई 2 बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ठीक है, मतलब जैसे सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो जब आप 2 पॉजिटिव चार्जेस को इकट्ठा रखते हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो नहीं करेंगे, वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। लेकिन अगर आपने उनको किसी तरह इकट्ठा करना है तो आपको फिर वर्क डन करना पड़ेगा, उन पे एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है, कि दोनों को खींचकर आपको करीब लेकर आना पड़ेगा, तब जाके वो करीब आएंगे, ठीक है। सो इस केस में आप वर्क डन कर रहे हो, सो इस केस में एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जो होगी पॉजिटिव होगी, ठीक है। लेकिन हमारे केस में इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये तो 2 ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ये तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। जब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है, तो होगा क्या, देन पोटेंशियल एनर्जी of the 2 objects goes on decreasing,
तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस नेगेटिव साइन का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, नेगेटिव में। ये चीज क्लियर हो गई। तो अब ये वाली इक्वेशन बन गई आपके पास टोटल एनर्जी की, इसको हमने आगे लेकर चलना है। सो मैं यहां पे दोबारा लिख दिया मैंने इसको। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। इस इक्वेशन को कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि 4 इक्वेशंस जो हैं हम प्रीवियस लेक्चर में डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम वाले लेक्चर में राइट कर चुके थे, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने mv² की वैल्यू निकाली थी जो कि आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² r। तो यहां पे इस mv² की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू रख देता हूं, ठीक है। तो देखो 1/2 मैंने वैसे ही लिख लिया और mv² की जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई और माइनस ये ZE²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r वैसे ही आ गया, ठीक हो गया। मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ये ZE² 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ZE² आ गया और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r एज इट इज आ गया और ये वाला फैक्टर भी एज इट इज आ गया, ठीक हो गया। अब देखो इन दोनों टर्म्स में ये ZE²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कॉमन है, तो मैं इन दोनों फैक्टर्स में से ये कॉमन ले लेता हूं। यहां पे बच गया 1/2 माइनस यहां पे बच जाएगा 1, ठीक है। 1/2 में से 1 को माइनस करोगे तो माइनस 1/2 आएगा आंसर, ठीक है। तो ये फैक्टर एज इट इज आ गया, ब्रैकेट में आ गया -1/2, ठीक हो गया। अब मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये माइनस जो है मैंने इधर लिख लिया पीछे और ये 2 जो है इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूं, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने r की वैल्यू कैलकुलेट की थी ना रेडियस की, जो कि आई थी एप्सिलॉन नॉट n²h² पाई m, ये मैं इस r की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ठीक है। तो ये देखोगे आप ब्रैकेट में मैंने r की वैल्यू लिख दी, ठीक हो गया। अब देखो ये वाला जो फैक्टर है ना ये ZE² से हो रहा है डिवाइड, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ZE² पाई m ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट n²h² नीचे रह जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखो ZE² पाई m ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट n²h² नीचे आ गया। अब हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे फर्दर। ऊपर वाले पाई से नीचे वाला पाई कैंसिल और ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे वालों को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। ऊपर और नीचे वाला पाई कैंसिल हो गया, ये z और ये z का स्क्वायर हो गया, e की पावर 2 e की पावर 2 e की पावर 4 हो गई, m वैसे ही आ गया क्योंकि पाई कैंसिल हो गया ऊपर वाला नीचे वाले से, 8 एज इट इज आ गया, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आ गया, n²h² वैसे ही आ गया, ठीक हो गया। फॉर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, तो जब मैं यहां पे z की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहां पे z² खत्म हो जाएगा, बाकी रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक हो गया। ये मैं दोबारा लिख लेता हूं आपके सामने, यहां पर हम पहुंच गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो n² नीचे है ना इसको मैं जरा साइड पे करके लिख लेता हूं, कुछ इस तरह से ना ब्रैकेट में लिख लेता हूं इसको। क्यों? क्योंकि ये बाकी सारे का सारा क्या है, कांस्टेंट है। E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, ये भी कांस्टेंट। H इज ए प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है एक। जस्ट यहां पे जो n नजर आ रहा है ना आपको, n इज द नंबर ऑफ शेल, वो तो चेंज हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कि अगर हम पहले शेल की बात करेंगे तो n को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दूसरे शेल की बात करेंगे तो n को 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। इसी तरह अप टू सो ऑन। सो ये जो सारे का सारा फैक्टर है ना e पावर 4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, तो जब हम इन सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.18 टाइम्स 10 पावर -18 जाउल, ठीक है। सो
कैसे आई ये वाली वैल्यू? जब हमने तमाम के तमाम कांस्टेंट्स की यहां पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, ठीक है। तो फाइनली यहां पर इस वाली इक्वेशन में मैं इस e⁴ m/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर की जगह पे 2.18 टाइम्स 10⁻⁻18 जूल लिख लेता हूं और ब्रैकेट में 1/m² वैसे ही आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास जनरल रिलेशन आ गया एनर्जी का, ठीक है। या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -k/m²। इसका मतलब है यहां पे जो k है उसकी वैल्यू कितनी है? 2.18 टाइम्स 10⁻⁻18 जूल, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे आप देख रहे हो नेगेटिव साइन है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिक्रीज इन एनर्जी, ठीक हो गया। सो ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास ये जो एनर्जी आई हुई है ना, देखो ये आई हुई है जूल, ठीक है। जूल पर एटम की बात हो रही है, यहां पे जूल में आई हुई है। अगर हमने इसको कन्वर्ट करना हो ना किलो जूल पर मोल में, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? ये वाला जो फार्मूला है ना, -2.18 टाइम्स 10⁻⁻18 जूल डिवाइडेड बाय m², इसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। क्योंकि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम होते हैं, ठीक है। और जूल और किलो जूल का क्या रिलेशन होता है? 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? -2.18 टाइम्स 10⁻⁻18 जूल डिवाइडेड बाय m² को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से और डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा -1335/m²। अब ये किलो जूल पर मोल में आ गई एनर्जी, ठीक हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमारे पास एनर्जी का ये जनरल सा फार्मूला आ गया, ठीक है। अब अगर हमने पहले शेल में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो यहां पे हम n की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले में n की जगह पे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। तो फाइनली आपके पास फर्स्ट शेल में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी -1335 किलो जूल पर मोल। इसी तरह सेकंड शेल में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो जब 4 को डिवाइड करेंगे 1335 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -328.32 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से थर्ड शेल में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की अगर हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो n की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आएगा। 9 को जब आप 1335 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा -145.92 किलो जूल पर मोल। और इस तरह से आप गिवन शेल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। सो ये तो था आपका लेक्चर डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम का। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी जो कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन होवे तो फिर थल्ले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा आपको। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखना। वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच।